हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में। माई सेल्फ सोनम चौहान। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडरेट यानी कि उदारवादी। उदारवादी को पढ़ने से या समझने से पहले हमें कांग्रेस संगठन के बारे में समझना होगा, क्योंकि उदारवादी का चरण यानी कि जो उसकी टाइमिंग है वो 1885 से 1909 के बीच में रही है और कांग्रेस को 1885 में ही बनाया गया था। तो सबसे पहले हम कांग्रेस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, कांग्रेस एक संगठन था। आज की कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, जबकि उस समय यानी कि 1885 में जो कांग्रेस संगठन बनाया गया था वो कोई पार्टी नहीं थी। वह एक ऐसा संगठन था जिसमें ब्रिटिश के साथ साथ भारतीय भी शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी यानी कि रिटायर ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसी समय दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। इस अधिवेशन में 76 सदस्यों ने भाग लिया, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में ये संख्या बढ़ती चली गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। कांग्रेस को 3 चरणों में बांटा गया है और प्रत्येक चरण में यानी कि हर एक पार्ट में इसकी एक अपनी अलग एक्टिविटी है, अलग अपने टारगेट है वहाँ पे। तो ये 3 चरण हैं, 1885 से 1909, 1909 से 1919 और 1919 से 1947। यानी कि 1909 से 1919 के बीच का जो टाइमिंग है वो उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा का था। यानी कि उस समय जो उदारवादी विचारधारा थी वो डेवलप हुई थी, उसके बाद 1919 तक उग्रवादी विचारधारा डेवलप रही। लेकिन 1919 से 1947 के बीच के युग को गांधीवादी युग भी बोला जाता है, क्योंकि 1919 से ही स्टार्ट हुए थे हमारे इंडिया में जितने भी नेशनल मूवमेंट थे वो 1919 से ही स्टार्ट हुए थे। 1920 के आसपास से वो स्टार्ट कम्प्लीटली हो चुके थे। जितने भी आप सिविल डिसओबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये जितने भी ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के लिए जो मूवमेंट चलाए गए थे वो 1919 से ही स्टार्ट किए गए थे, इसलिए इसको गांधी युग बोला जाता है। अब हम बात करते हैं उदारवादी यानी कि मॉडरेट पीरियड के बारे में। कैसे मॉडरेट पीरियड, मतलब उसका काल क्या रहा है, उसके डेवलप के फेज़ क्या रहे हैं। कांग्रेस के अस्तित्व का प्रथम चरण उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। 1885 से 1905 ईस्वी, इस काल के दौरान कांग्रेस सीमित उद्देश्यों के लिए कार्य करती थी। यानी कि उसके जो स्टार्टिंग के टारगेट थे 1885 से 1905 के बीच तक के, तो वो बहुत ही लिमिटेड टारगेट थे, ज़्यादा इंक्रीज नहीं थे, ज़्यादा बढ़े हुए नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड थे। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना तथा अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों, लेखों के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना था। इन्हें सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। नरम दल के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, दीना शावाया आदि। इस चरण का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था। यानी कि यूँ कहें कि उदारवादी चरण जब स्टार्ट हुआ था तो पूरी तरीके से वहाँ जितने भी भारतीय वहाँ पे एक्टिविस्ट थे, जितने भी वहाँ पे इंडियंस थे, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेवर करते थे, उन पर विश्वास करते थे कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे कर रही है, कोई भी कार्य कर रही है, चाहे वो उनके हित में ही क्यों ना हो या वो अहित में हो, लेकिन वहाँ पे वो आंख बंद करके उन पर भरोसा करते थे उनके अकॉर्डिंग। यानी कि जो इंडियंस थे उस समय पे, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये लोग ऐसे मानते थे कि जैसे जो भी कुछ कर रहे हैं, वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही फायदेमंद है। तो पूरी तरीके से वहाँ उनके प्रति जो निष्ठा का भाव उस समय पे देखने को मिला, तो ये उदारवादी चरण में ही देखने को मिला था। उस समय कांग्रेस की मूल मांगे संवैधानिक थी, जो देश के शासन में लोगों की हिस्सेदारी, भारतीयों का नागरिक सेवाओं में अधिक संख्या में होना, विधायी परिषद का विस्तार, सैनिक व्यय में कटौती तथा भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की मांग की गई। स्टार्टिंग में कुछ राष्ट्रवादी अंग्रेजों का शोषण करने वाली आर्थिक नीति के आलोचक थे, यानी कि वो उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनकी बनाई हुई इकोनॉमी जो पॉलिसी थी वो उनके अगेंस्ट थे।
तथा वे भारत की आर्थिक दुर्दशा तथा कुटीर उद्योगों के विनाश का कारण अंग्रेजों को मानते थे। वे प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, संरक्षण तथा निर्धारित चुंगी से भारतीय उद्योगों की वृद्धि की मांग करते थे। यानी कि उदारवादी टाइम में भी, उस काल में भी कुछ ऐसे राष्ट्रवादी थे जो अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ खड़े हुए थे। वो उनकी एक्टिविटी के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। उनकी विचारधारा उनके प्रति कोई निष्ठा वहाँ पे व्यक्त नहीं करती थी। कांग्रेस के उदार नेतृत्व की उपलब्धि केवल यही थी कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सच्ची प्रकृति को प्रदर्शित किया तथा राष्ट्रीय जागृति का निर्माण किया। हालांकि वे अपने कार्य की पद्धति के कारण अपनी इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहे। यानी कि जो उदारवादी चरण था, वहाँ पे राष्ट्रवादियों के प्रति जो वहाँ पे एक्टिविस्ट थे, यानी कि जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ वहाँ पे खड़े हुए थे, वो कम्प्लीटली वहाँ पे असफल ही रहे। उन्हें कोई सफलता वहाँ ज़्यादा बड़ी वहाँ पे प्राप्त नहीं हुई। लेकिन फिर भी वो डटकर वहाँ पे लगे रहे। उन्होंने कभी भी अंग्रेजी शासन का कभी फेवर ही नहीं किया। वे सामान्य लोगों का भी ध्यान खींचने में भी असफल रहे उस समय पे, तथा शिक्षित मध्यम वर्गों से ही वो सीमित होकर रह गए। कांग्रेस ने अपना उदार चरित्र 19वीं शताब्दी के अंत तक बनाए रखा। यानी कि 19th सेंचुरी तक वो सिर्फ उदारवादी एक्टिविटी ही करती थी। नवीन प्रवेश पाने वाले कांग्रेस नेता तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल पाल भी बोला जाता है, तथा अरविंद घोष जैसे नेता कांग्रेस के उदार चरित्र से असंतुष्ट थे। यानी कि वो जो वे देख रहे थे उनके बिल्कुल भी वे सेटिस्फाई नहीं थे। वो इस बात को कभी नहीं मानते थे कि अंग्रेजी शासन आप पोलाइटली से, प्रतिवेदनों से, यानी कि एप्लीकेशन देके या फिर उनसे समायाचना करके या फिर बातचीत करके आप उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल सकते हो, या आप अपने हित में उनसे काम कराने के लिए बोल सकते हो। तो वो कभी भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे। वो हमेशा वॉयलेंट होकर बात करते थे। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय और साथ साथ में तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे जितने भी कांग्रेसी नेता थे, ये उदारवादी जो विचारधारा थे इनके बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। उनका तो यही कहना था कि अंग्रेजी शासन, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश शासन है, ये बिना वॉयलेंट के यहाँ से नहीं जाएगा। आप इसे पोलाइटली, आप इनसे बातचीत करने से आपका कोई हल नहीं निकलेगा। आप इन्हें कितने ही प्रतिवेदन दे दो, आप इन्हें कितनी रिपोर्ट दे दो, इनसे एप्लीकेशन लिखो, ये सिर्फ आपको नीचा रखेंगे, कभी आपको उच्च पदों पर आपको वहाँ पे जगह नहीं देंगे। वो भारतीयों से, यानी कि उन उदारवादी राष्ट्रवादी से वे हमेशा कहते थे कि आपकी जो पॉलिसी है कि आप पोलाइटली उनसे बात करके अपना काम करवा लोगे, अपनी बात मनवा लोगे, तो ये कभी भी नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको कभी वहाँ पे हाई पोस्ट की जो पोस्टेज होती हैं वो कभी नहीं मिलेगी। और साथ साथ में जो CS यानी कि सिविल सर्विस में वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडियंस वहाँ पार्टिसिपेट करें। बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो भी संवैधानिक पद्धतियाँ हैं वो कितनी अनुपयोगी सिद्ध हुई हैं। यह उनके लिए आवश्यक हो गया है कि सरकार पर दबाव डालने के लिए सम्मानित तथा स्वतंत्र साधनों को ग्रहण किया जाए। लाला लाजपत राय विश्वास करते थे कि भारतीयों को भीख मांगकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। वे पुराने नेतृत्व की पद्धति का तथा विचारधारा के कट्टर आलोचक थे। यानी कि उनका मानना ये था कि हमें कभी भी अंग्रेजों द्वारा दी गई कोई चीज़ लेकर के संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि जो हमें चाहिए, जो हमारे राइट्स है, जो अधिकार हैं, जो इंडिपेंडेंसी हमें चाहिए, वो हमें लड़ झगड़ कर चाहे कैसे भी लेनी है, लेकिन उनसे हमें वो प्राप्त करनी है। और यहाँ से सारे अंग्रेजी शासन को यहाँ पे समाप्त करना है। मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, बेनिफिट मिला है आपको इससे, तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह के लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।